बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बजट 2024-25 आज से लागू हो गया है। नए बजट के नए टैक्स की वजह से महंगाई का नया तूफान सर उठाने लगा है। बच्चों के दूध पर 18% GST, मोबाइल फ़ोन्स की खरीदारी पर 18 से 25% GST लगेगा। पेट्रोल मसनूआत की लेवी में 10 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया गया है। बैनुल-अक़वामी सफ़र पर 55 अरब के इजाफी टैक्सेस, तामीराती, रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी की फ़रोख्त पर 10 से 15% टैक्स और प्रॉपर्टी की ट्रेडिंग वैल्यू पर भी 4% स्टैम्प ड्यूटी देना होगी। जबकि सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 2 से बढ़ाकर 4 रुपये फ़ी किलो कर दी गई है। नाज़रीन, इस बजट में अशराफिया के लिए मरात ही मरात है, जबकि तनख्वाहदार और कारोबारी तबके पर टैक्सेस की भरमार है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस की शरह 39% मुकर्रर, माहाना 1 लाख रुपये आमदन पर पहले से 2 गुना टैक्स देना होगा। नए बजट के बाद इलाज के लिए भी नई मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब अद्वियात की कीमत में भी इजाफा होता नज़र आ रहा है, क्योंकि FBR ने अद्वियात के खाम माल पर रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी है। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त भी पूरी कर दी, गैस भी महंगी कर दी है। मीडिया से बात करते हुए साबिक प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन बजट है। ये बजट मईशत और आवाम के साथ मुल्क के लिए भी तबाहकुन साबित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि आवाम को भी नज़र नहीं आता कि हुकूमत उनके बारे में सोच रही है। 500 अरब रुपया MNAs और MPS को तरक्याती मंसूबों की मद में बांटे जाएंगे। तरक्याती मंसूबों के लिए आप कर्जा लेंगे, क्या सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश दूध खरीदने वाले बर्दाश्त करेंगे? ये उन्होंने सवाल भी किया। साथ ही 1 साल MNAs गलियां सड़कें नहीं बनाएंगे तो क्या मुल्क में तरक्की नहीं होगी? अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ये कह रहे हैं कि मुल्क में इस वक्त शदीद बहरान है, बिजली के बिलों ने सबको तड़पने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर फ़ख्र से कहते हैं कि IMF से मिलकर बजट बनाया है। हुकूमत ज़हनी पसमानदगी और गुलामी में मुब्तला हो चुकी है। साथ ही धरने का भी कह दिया गया है। नाज़रीन, बिजली के बिलों और टैक्सेस में इजाफा ताजिर भी सरापा एहतजाज है। मुतअद्दिद शहरों में शटर डाउन हड़ताल करते हुए कारोबारी बरादरी सड़कों पर निकल आई। शहरी भी इस एहतजाज का हिस्सा बन गए हैं। इसी तमाम तर सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए आज जो एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल कुछ यूँ होगा कि अशराफिया के लिए मराद, अवाम के लिए महंगाई पैकेज, हुकूमती तरजीहात में अवाम कहाँ खड़े हैं, इस पर हम बात करेंगे। पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और इलियास साहब। आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। नवीद साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि अब तो नाफिज हो गया, अमल दरामद शुरू हो गया बजट पर। अब ये जो महंगाई का नया तूफ़ान है, अब ये जाहिर है जो शाहिद खाकान अब्बासी भी बात कर रहे हैं कि अगर, और हमारे ही प्रोग्राम में अयाज साहब ने भी एक दफ़ा बात की थी कि अगर आप अपने तरक्याती बजट को थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। और वो भी ये बात कर रहे हैं कि अगर आप सड़कें, गलियां और ये उनको एक दफ़ा बना के और वो इतनी मजबूती से बनाते हैं कि वो दोबारा जल्दी नौबत आ जाती है, वो नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जो आम आदमी पिस रहा है, आपको लगता है कि हुकूमत की तरजीहात में क्या ये आम आदमी है भी सही, या ये जो एक उम्मीद होती है हुकूमत को कि बजट आएगा, नई हुकूमत आएगी, बजट बनाएगी और आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, तो मतलब ये सब ख़त्म, अब आवाम को उम्मीद नहीं रखनी चाहिए? नवीद साहब देखिए, दुआ आम आदमी को क्या उम्मीद रखेंगे? आप देखें यहाँ पे, जहाँ पे बच्चों के दूध के ऊपर जो है वो टैक्स लगा दिया गया। ये अशराफिया का मुल्क है, ये एलीट का मुल्क है। उन्होंने अपने मफादात को जो है उसको प्रोटेक्ट करना है। उन्होंने आपके और हमारे बारे में नहीं सोचना। अगर वो आपके और हमारे बारे में सोच रहे होते तो देखें, जीना तो महाल हो गया है। इस बजट ने जीना तो महाल कर दिया है, साथ साथ में इस बजट ने इस मुल्क से भागना भी महाल कर दिया है, क्योंकि जो आपका एयर टिकट है उसके ऊपर भी जो है उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया है। तो ये इनका जो मतमा नज़र है, इनका जो टारगेट है, वो इनके अपने मफादात हैं। आप इससे देख लें कि अगर एक तरफ आपने PSDP जो है वो 250 बिलियन जो है वो कट कर दिया, दूसरी तरफ से वो जो स्टेट ऑर्गन्स हैं, प्रेसिडेंट हाउस है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, आपका सुप्रीम कोर्ट है, IHC, जो बाकी स्टेट ऑर्गन है, उनके लिए आपने 710 अरब रुपए मांग लिए। 710 अरब रुपए, इसका मतलब है कि बजट में 5वां बड़ा मद जो है वो ये आ गया है। 22 से लेके 64% तक इजाफा आपने उन ऑर्गन के बजट में कर दिया। इसका मतलब है कि आप अपने लिए जो है अपनी बेल्ट टाइटनिंग तो नहीं करनी।
अपने खर्चे तो, अपनी खर्चियाँ तो कम नहीं करनी, लेकिन आवाम के ऊपर, और जैसे देखिए इशू हम बारहा कहते रहे हैं, हर बजट से पहले कहते रहे हैं, और जितने भी इकोनॉमिस्ट, जितने भी माहिरीन माशियात हैं, वो यही बात करते हैं कि जी टैक्स बेस को वाइडन किया जाए और लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए। लेकिन यहाँ यानी आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। आप ये देखें कि टैक्स बेस को बढ़ाने की बजाय आप जो लोग एग्जिस्टिंग लोग हैं उन्हीं के ऊपर टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, सैलरीड क्लास के ऊपर। और जैसे शायद खाकान अब्बासी साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि आप क्या चाह रहे हैं कि ये लोग यहां से भाग जाएं। तो बात यह है कि आप इनकी सोच ही यहां पे घूमती है। आप ये देखें एग्रीकल्चर कितना बड़ा, बारहा कितने लोगों ने, कितने माहिरीन माशियात ने ये बात कही है कि एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाया जाए। अभी आप पंजाब का बजट उठा के देख लें, सिंध का बजट उठा के देख लें कि उसमें रेवेन्यू के मद में एग्रीकल्चर से कितना पैसा आ रहा है। तो उसके ऊपर उसको तो आप नहीं छेड़ रहे। आपने इस दफा यानी 34 खरब रुपए मजीद जो है आपने जो है वो कर्जे के लिए नेशनल असेंबली से, पार्लियामेंट से आपने कहा है कि जी 34 खरब रुपए मजीद आपने लेने हैं ताकि आप कर्जे चुका सकें। ठीक, 80 खरब रुपए आपके ऊपर पहले से कर्जा चढ़ा हुआ है। यानी ये कर्जा आपने और मैंने देना है, क्योंकि ये जो अशराफिया है इन्होंने तो अपनी मराहत कम नहीं करनी। बारहा हमने ये कहा है कि आप अपनी, अच्छा एक चीज और आप देख लें कि पेंशन की बात की जाती है, पेंशन की रिफॉर्म्स की बारहा बात की गई। इस दफा भी पेंशन कट्स जो है वो डिफर कर दी गई। क्यों कर दी गई? आप देखें इस वक्त जो चौथा बड़ा आपका मद आता है बजट में, यानी आपकी जो डेट सर्विसिंग और उसके बाद डिफेंस और उसके बाद पीएसडीपी के बाद चौथा बड़ा मद आपका आता है पेंशन का। पेंशन में तकरीबन 800 खरब रुपए से ऊपर जो है आप जो है वो आपको खर्च करने पड़ते हैं। और आगे तो आपका ये पेंशन का बजट जो है वो 1 खरब रुपए से ऊपर चला जाएगा। तो आप कहां से देंगे? यानी ये जब बारहा बात कही गई कि जी पेंशन में आप जो है वो, और अभी भी जो रिफॉर्म्स उन्होंने लेके आए हैं जो दिखाने के लिए आपको और हमें दिखाने के लिए, उससे कितने पैसे आप बचा लेंगे पेंशन के मद में, पेंशन के बजट में? कोई मेरे ख्याल में 200 अरब के करीब। तो इस तरह से नहीं होता। आपने अवाम की जिंदगी, अवाम का जीना महाल कर रहे हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि जी जिंदगी तो महाल हो ही रही है, अब मुल्क से भागना भी महाल हो रहा है। तो मुश्किल हो गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तबके को जरा सा सोचना चाहिए, कहीं ये ना हो कि कीनिया की मिसाल बन जाए और लोग पार्लियामेंट के ऊपर चढ़ाई कर लें। कर्जा अवाम ने देना है, बिजली महंगी हो गई, बिल अवाम ने भरने हैं, कारोबार है नहीं, मतलब कारोबार की मद में आने वाली जो इनकम है वो नहीं बढ़ रही है, लेकिन अखराजात बढ़ रहे हैं। बच्चों के दूध पर टैक्स है, प्रॉपर्टी महंगी है, गैस महंगा है, खाने पीने की तमाम चीज़ें महंगी है। लेकिन जो पुरकशिश पैकेजेस सरकारी अफसरान के लिए तैयार होते हैं और ख़ुद जो MNA MPS की मराहत हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई कहीं मतलब ये कहा जाता है कि वज़ीर ख़जाना साहब कह रहे हैं कि हम जो ट्रैक पर ले आए हैं, ये कैसा ट्रैक है जहां पर एक आम आदमी पिस रहा है? आप दुआ हैं, इसलिए दुआ करें कि इस मुल्क में किसी पाकिस्तानी की हुकूमत कभी आ जाए। ये तो हमारे हुक्मरान नहीं है, गैर मुल्की हुक्मरान है जो हम पे आगे मुसल्लत हो जाते हैं। अगर आपका अपने हुक्मरान हो तो वो उनको कुछ एहसास हो। बहरहाल एक बड़ा जुल्म हुआ, क्योंकि फैसल बार बार कहते थे अशराफिया अशराफिया अशराफिया, और आज वो तारड़ साहब कहते हैं हमने अशराफिया पे टैक्स लगा दिया, गोया हमें अशराफिया में शुमार कर लिया गया। जाहिर है अशराफिया पे हमें जो टैक्स नजर आ रहा है वो तो अपने पे ही नजर आ रहा है, और पता नहीं किसका नाम इन्होंने अशराफिया रखा हुआ है। चलिए आमिर साहब से पूछ लेंगे जो फैसल साहब कहते हैं। तो रोला ये है कि वो कहते थे ना गोरा हुक्मरान था इस मुल्क में, लेकिन और तो वो हमने जब बचपन में बुजुर्गों से सुना है कि वो इंसाफ मिलता था उस दौर में, कम से कम इंसाफ तो मिल जाता था। यहाँ तो इंसाफ भी नहीं मिलता। आप लोग एतराज़ कर रहे हैं कि जी वो पेंशन पे नवेद साहब कर रहे हैं। हुजूर जजों से फैसले नहीं लेने हमने अपने हक में, उनकी वो पेंशन की रिफॉर्म्स हो जाएंगी तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? तब खुदा की पनाह कोई बिल्कुल कहते नहीं हमने बहुत कम। क्या कम किया भाई आपने? अपना एक एक चीज़ बढ़ाई ज़रूर है आपने, चीज़ें अपनी मराहत, कम कहीं से आपने नहीं किया। आपको सिर्फ ये सैलरीड क्लास नजर आती है। उसके लिए आपने 250 अरब जो PSDP कम किया,
उसको रख लिया पेट्रोल की मद में कि चलें जी 10 रुपए हम सब्सिडी, बहुत बड़ा एहसान कर दिया। हुजूर पेट्रोल इतना बड़ा मसला नहीं है इस मुल्क का, बिजली ज्यादा बड़ा मसला है। ये हाफिज नईमुर रहमान साहब कह रहे थे औरतें जेवर बेच के दे रही हैं, ये आज नहीं हो रहा। ये तो आपको याद होगा, मैं काफी अरसे से कह रहा हूं। मुझे भी कल एक साहब बता रहे थे कि कोई उनके यहाँ मुलाजिम है, उसने बेचारे ने बड़े पैसे जोड़ के, क्या कह रहे हैं? जी जी, मैंने कहा आप ही की बात सुन ली होगी हाफिज नईम साहब ने। अब नहीं, वो जेवर वाली नहीं, वो बहुत पुरानी बात हो गई ना, अब तो बातें उससे आगे निकल गई हैं। मुझे कल एक साहब बता रहे थे, उनका एक मुलाजिम बेचारे ने मतलब पैसे जोड़ के बड़ी मुश्किल से एक मोटरसाइकिल लिया, और कहते हैं वो परसों मुझे कह रहा था कि यार वो मैं बेचने लगा हूं क्योंकि बिजली का बिल देना मैंने। मतलब इससे ज्यादा और क्या करेंगे आप इस मुल्क के आम आदमी के साथ, जिसे आप अशराफिया समझते हैं? क्योंकि हमेशा मैंने एक बात सुनी थी हर वजीर खजाना से कि जी हम आम आदमी पे बोझ नहीं डालेंगे, आम आदमी को ये बजट मुतासिर नहीं करेगा। वो आम आदमी खुद हैं, हमेशा से ब्यूरोक्रेट्स पॉलिसीज बनाते हैं इनके साथ मिलके। आप जरा अंदाजा करें इस मुल्क में आजकल जो हब्स की हालत है, आप देखती नहीं इनको कौमी असम्बली के इजलासों में और मीटिंग्स में सिर्फ सूट नहीं पहना होता, टाई भी लगाई होती है इन्होंने। इनके लिए तो असर है ही नहीं, ना मौसम का, ना किसी चीज का, ना महंगाई का। ये तो तब शहजादे पैदा हुए हैं और इन्होंने इसी तरह शहजादगी के साथ चले जाना है। तब कोई फायदा नहीं है बात करने का। आप जितनी मर्जी बात कर लें, इन पे अल्लाह के फजल से कभी कोई असर नहीं होता। इनको ये लगता है कि बस ठीक है हम जो कर रहे हैं, चूंकि और मईशत की बेहतरी के लिए कर रहे होते हैं ये। मतलब सुनते सुनते कान पक गए हैं कि जी हमारी मईशत टेक ऑफ करने लगी है, टेक ऑफ कर गई है। आज तक मुझे तो वो नजर नहीं आई मईशत टेक ऑफ करते हुए, क्योंकि हर दौर में महंगाई तो रही है, लेकिन शायद खाकानाबाजी की बाकी बातों से इख्तलाफ किया जा सकता है। इस बात से मैं इख्तलाफ नहीं कर सकता कि तारीख में इससे बुरा बजट पाकिस्तान में नहीं आया, गरीब आदमी के लिए, तनख्वाहदार के लिए, और इससे ज्यादा बेहतर बजट मुझे नहीं लगता। आप देखें जहांगीर तरीन साहब आज मिले हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, और पंजाब गवर्नमेंट ने फौरन 64% कोटा मुख्तस कर दिया है चीनी बरामद करने के लिए। ये मुल्क है ही उन लोगों का जो ताकतवर हैं, बाअसर हैं, जिनके पास पैसा है। ये आम आदमी का मुल्क नहीं है, यकीन करें। और नवीद साहब कह रहे थे कि मुश्किल कर दिया बाहर जाना। हुजूर बाहर आपको एक्सेप्ट कौन करेगा? ये खुदा ना खास्ता को हालात जैसे आप कीनिया की मिसाल दे रहे थे यहां हुए, ये सारे ऑलरेडी अपने मामलात सेटल कर चुके हैं बाहर। ये उठेंगे आराम से, यहां से फ्लाइट्स पकड़ेंगे, चले जाएंगे। ये आम बंदे जो बिल्कुल वो हमारी हालत देख के उसने कहना है कि ये जिम्मेदार है और मार हमें पड़नी है। मैं ये भी बता दूंगा, हमारे पास जो छोटी छोटी गाड़ियां लोगों ने वो भी नहीं छोड़नी जो इसमें आप हालात करने जा रहे हैं इस मुल्क में। बहरहाल हम फजूल बकवास करते रहेंगे, इन पे कोई असर नहीं होना, और हमारे पास और करने के लिए है भी कुछ नहीं, सच्ची बात। आमिर साहब, फिर इस मुल्क में जो जैसे अयाज साहब भी कह रहे हैं, और ये हकीकत भी है कि आम आदमी का जीना तो मुश्किल है। फिर आम आदमी कहाँ जाए? वो बाहर भी नहीं जा सकता। यहाँ पर अपने बच्चों का पेट कैसे भरेगा? वो कहते हैं जाए बाढ़ में, जन्नम में, और कहाँ जाना है? और जन्नत तो इन शद्दादों की अपनी अपनी बनी हुई है ना। इतनी दो फायरी तजज़िये सुनने के बाद मुझे तो थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट लेना पड़ेगा। ये जो पेंशन रिफॉर्म्स की बात हो रही है ना, देखें आज अगर कोई बंदा भर्ती हुआ है ना, तो उसको कम से कम 25 साल बाद पेंशन मिलनी है। ये रिफॉर्म्स उनके लिए हैं, मौजूदा जजेस के लिए नहीं होनी। जो आज बैठे हुए जज हैं, इनसे जो मर्जी फैसला आपने लेना है या नहीं लेना है, या वो देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन पेंशन रिफॉर्म्स जो आ रही हैं, क्योंकि वैसे भी बहुत सारे लोगों की पेंशन तो एक्सक्लूडेड होती हैं हर किस्म के टैक्स से भी, और उनको 100% तनख्वाह के बराबर पेंशन मिल जाती है। तो ये मरात पहले से मौजूद हैं, और आप नए भर्ती करेंगे और फौज में जो भर्ती करेंगे वो 25 जुलाई से उन पे लागू होगी पेंशन स्कीम, क्योंकि मौजूदा पेंशन को तो आप कानूनन रोक नहीं सकते। वो तो आपको पता है, यहाँ पे तो आप बाइक देने लगे तो आ जाते हैं फिक्रे के वो लड़कियों को छेड़ेंगे जाके। तो यहाँ तो कानून कहता है कि आप उसकी जो मरात तयशुदा थी ज्वाइनिंग के वक्त, आप उनको ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये तो आपको देनी है।
अब आप आ जाएं, जो बजट है, नए टैक्स हैं, मेरे और आपके दुखड़े तो सब हम हमेशा ही बात करते हैं ना कि जी ज़रा सी कोई अच्छी तनख्वाह ले रहा है तो उसको तो उन्होंने टैक्स नेट में लाया ही लाया ना कि मज़ीद से मज़ीद टैक्स, जैसे बिजली के बिल में होता था। तो अब लेकिन जो 10 लाख रुपए से ऊपर ले रहे हैं उनके ऊपर 10% मज़ीद सरचार्ज टैक्स है। बात यह है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हो जहाँ 50% तक टैक्स मौजूद है, कनाडा में है, आप अमेरिका तो सरमायादाराना मुल्क है, वहाँ कोई वेलफेयर नहीं है, लेकिन मैंने नाम अमेरिका का जानबूझ के लिया कि जब आप टैक्स पे कर रहे होते हैं तो वो आपको बदले में आपके बच्चों की फीसों में, यूनिवर्सिटियों से लेके तालीम तक में सब जगह पे रीपे कर रहे होते हैं और सब चीज़ें जिम्मेदारियां वो स्टेट संभालती है। तो टैक्स देने का भी मजा आता है कि जी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी पेंशन भी मिलेगी स्टेट की तरफ से बेहतरीन और काम भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये गुंडा टैक्स है कि आप तो अपना दिया हुआ टैक्स अगर हम अपने दफ्तर से ना कटवा लें तो आप FBR से तो वापस नहीं ले सकते कि हमारा जो टैक्स कट रहा है हम कोई विद होल्डिंग देते हैं और हम अपना खुद अपने ऑफिस से ले लें तो वो मिल जाए तो बस ठीक है, बाकी तो और सरकारी मुलाजिमों को तो वो भी नहीं मिलता जो मिलना होता है। ये मरात की कहानियां हैं शुहदा के उस प्लाट को छोड़ के। भाई आप यही बात जो आपने छोड़ी है कि जी प्लाट आप बेचेंगे और आप पे टैक्स नहीं होगा, चाहे वो सिविल और मिलिट्री का हो, हाजिर हो या रिटायर हो, आप ये छोड़ने की बजाय, क्योंकि वो तो एक कारोबार है, मैं शुहदा से हट के बात कर रहा हूँ, बाकी की ये आप रियायत देते जो आपने तनख्वाह में टैक्स बढ़ाया है, बात बनती। लेकिन ये सारी बातें फजूल हैं, हम सब जो मर्जी कहें, इनके ऊपर असर इसलिए नहीं होता क्योंकि ये लफाजी से काम लेते हैं। वो जो शबाना रोज मेहनत करते हैं ना शहबाज शरीफ साहब, वो समझ में आ रही है कि वो किसके लिए हो रही है। अल्लाह के बंदो, भाई जो आपके खर्चात हैं, तय्युशात हैं, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की नहीं बात हो रही, इस मुल्क के हर उस मरात याफ्ता तबके को जिसको इसमें फायदा हो रहा है, उनके ऊपर अगर आप कहते हैं कि जी हमने पेट पे पत्थर बांध लिया है और हम नहीं खाएंगे और हम बताएंगे लोगों को, ये तनख्वाह का चूरन नहीं बिक सकता कि जी वजीर तनख्वाह नहीं लेंगे। उन्होंने कौन सी को फॉर्च्यूनर छोड़ दिए हैं या लैंड क्रूजरें छोड़ दी हैं या पीछे उनके हुटर वाली गाड़ियां नहीं चलती। ये सारे जो मरात हैं जो बेपनाह हैं, वो अब MNAs MPs अगर अपनी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं और वो 25 की बजाय 30 सालाना टिकट ले रहे हैं, तो ये होता कि जी आपको सिर्फ पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक और आम क्लास का टिकट मिलेगा। ठीक है, आप असेंबली में आने जाने के लिए ये आपकी उसमें है, ये बात दुरुस्त है, वो दुनिया भर में जाता है, काम हो रहा है, इसके ऊपर लग्जरी तो आप नहीं ना अफोर्ड कर सकते जब है ही कुछ नहीं आपके पास। डेवलपमेंट में तो आप सिर्फ वो करेंगे जो तालीम, सेहत, खाने पीने के लिए जो चीजें जरूरी हैं, जहां गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर देना है वो आप पैसे लगाएं, बाकी खत्म करें। लेकिन चूंकि इसमें ये चीजें नजर नहीं आ रही, लिहाजा क्वेश्चन तो आ रहा है और हुक्मरानों पे आ रहा है, क्योंकि बद्दुआओं की सूरत में भी आ रहा है और गुफ्तगू की सूरत में भी आ रहा है, और अभी तो शुरू हुआ है ना काम। लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि जो हमारी अपोजिशन है जी, चाहे वो जमात इस्लामी की सूरत में हो, वो PTI सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सूरत में हो, इन्होंने कोई मुतबादिल प्रोग्राम दिया है कि जी ये वो प्रोग्राम है। ये तो आप और हम सब जानते हैं ना, जो हम बातें कर लेते हैं। भाई आप जो सारे नाबगे इकट्ठे हुए में हैं, तो आप एक मुश्तरका तौर पे दें कि जी ये हमारी प्रॉपर प्रपोजल है, ये असेंबली के अंदर दे देते बजट तकरीर में, बाद में दे दें कि भाई ये है जिससे पाकिस्तान इस बुरान से निकलता है। मैंने नहीं अभी तक सुनी किसी। जी फैसल साहब, कैसे दें? जो आमिर साहब बात कर रहे हैं ये सारे एक जैसे हैं। अगर ये जो आप ऑपोजिशन में इनकी हुकूमत बन जाए तो ये भी ऐसा ही बजट बनाएंगे, अपने लिए ज्यादा अच्छा सोचेंगे, अवाम के लिए इनके पास देने को कुछ नहीं होगा। फिर सही है ना, फिर ये फॉर्म 45, 47 ठीक है, क्योंकि जब अवाम को कुछ देना ही नहीं तो अवाम से वोट लेने का तो हक नहीं है इन पर। अब जब अवाम के सामने एक एक्सरसाइज कर दी जाती है इलेक्शन की, वो किस काम की कि बाद में उनके बच्चों के लिए दूध मुयसर नहीं है। 40,000 जिनकी तनख्वाह है, 50,000 उनका बिजली का बिल है। फैसल साहब, तो कहाँ जाए ये फिर आम आदमी? छोड़ दे मुल्क भी तो जाए किधर? अच्छा देखिए, जो आप आम आदमी की मुल्क छोड़ने की बात कर रही है ना, दुनिया आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानियों के अपने मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा रही है, जिसकी पहली मिसाल जो है आपका बिल्कुल जो पड़ोसी और बिरादरान कौन सा इस्लामी बिरादर मुल्क है उसकी मिसाल है। 99% वीज़े जो हैं पाकिस्तानियों के जॉब वीज़े, जो वहाँ की कंपनियाँ जॉब वीज़े इशू कर रही हैं, जो बिज़नेस वीज़े हैं उन तक को जो है वो मनसूख कर रही हैं। आप डेटा उठा लें और ये देख लें जो सूरत हाल, आप पड़ोस में भी नहीं जा सकते। आने वाले वक्तों में ये पाबंदी जो है और बढ़ती चली जाएगी। आप इसी पिंजरे के अंदर हम शायद जो है कैद होके तड़प के ससक के जो है फाके और भूख की आलम में और प्यास से मर जाएंगे। जो सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। आम आदमी की आप मायूसी की बात कर रही हैं, आम आदमी को तो छोड़ें, हुक्मरान जमात के सरबराह मियाँ नवाज शरीफ साहब कहाँ हैं?
इस पूरे बजट में उनकी कोई तकरीर हमें नज़र आई? चाहे बजट की हिमायत में करते, मुखालफत में करते, अपना प्रपोजल देते, वो भी तो हुकूमत से जो है शायद मायूस होकर छुट्टियां लेके चले गए। या ये हुकूमत इतनी या तो यलगमाल है कि इसको शायद अपने फैसले करने की आज़ादी नहीं है, इसकी लीडरशिप जो है वो। तो आमिर साहब की बात से आपको समझ नहीं आई शबाना रोज मेहनत? नहीं, आमिर साहब तो कह रहे हैं अभी पार्टी शुरू हुई है, तो ये पार्टी जब अपने शबाब तक पहुंचेगी, जब तक तो हम सबका इंतकाल हो चुका होगा, गेम ही ओवर हो चुका होगा। जब पार्टी शुरू होने में ये हालत है, आप यकीन करें ये जो कल तनख्वाहें आप वो हैं पॉपकॉर्न खाने वाले, आपको कुछ नहीं होना। ये जो कल तनख्वाहें आई हैं, टैक्स उसमें से लोगों ने अपनी पे स्लिप में टैक्स दे हैं, बिजली नहीं है, अब जो है पानी खरीद के पीते हैं, अपना इलाज खुद कराते हैं, अपने बच्चों को खुद तनख्वाह कैश दें, कैश। किसी किस्म का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस पर भी जो है आप हमसे इनकम टैक्स ले। भाई किस बात का इनकम टैक्स? रियासत चलाने के लिए तो आप जीएसटी हम देते हैं ना, तो इनकम टैक्स कौन सी हुकूमत मुझे चीज दे रही है सिवाय शनाख्ती कार्ड के? वो भी पैसों में मिलता है। अजीब गरीब जो इस वक्त की जो सूरत हाल है कि 24 करोड़ आदमी चीख रहे हैं, और हुक्मरानों के, जिसको हम तबका अशराफिया कहते हैं, उनके कानों में आवाज़ ही नहीं जा रही। वो इतने बंद एसी कमरों में बंद करके बैठे हैं, खिड़कियां भी बंद हैं, दरवाजे भी बंद हैं, गाड़ियां भी उनकी बिल्कुल जो है वो उधर से किसी मामूली नौयत की हवा नहीं आती तो आवाज़ कहाँ से आ जाएगी? उनके कानों में आवाज़ नहीं जा रही। ये 24 करोड़ आदमी जो है ना वो चीख रहा है, लेकिन ग्राउंड की सूरत हाल जो है ना वो बहुत ख़राब हो रही है। इस वक्त हुक्मरानों को जो इस वक्त जो बेनिफिट है वो ये है कि इस वक्त कोई ऐसी लीडरशिप नहीं है जो इस कौम को जो है वो निकाल सके, और इस लीडरशिप में कोई बहुत सदियां नहीं लगेंगी, कोई लम्हा लगे, हो सकता है लम्हा लगे, और ये क्योंकि लोगों के ना हिसाब अब जवाब दे गए। बिल्कुल। जो अब अपर मिडिल क्लास का आदमी था ना, अपर मिडिल क्लास का आदमी, वो अपर मिडिल क्लास का आदमी जो है ना वो लोअर मिडिल क्लास में चला गया है। अच्छा, हम ये जो बोलते हैं ना कि फला आदमी जा रहा है वो होटल में खाना खाता है, तो वो जो होटल में खाना खाता है ना, तो उससे भी एक चेन बनती है। जब वो कपड़े खरीदता है उससे चेन बनती है, वहाँ वेटर को तनख्वाहें भी दी जाती है, वहाँ सब्जी भी खरीदी जाती है, वहाँ गोश्त भी खरीदा जाता है, एक कारोबारी सरगर्मियां चलती हैं। ये लोग जो एक अपर मिडिल क्लास के आदमी ने भी जो खरीदारी बंद कर दी, कहीं आना जाना बंद कर दिया, उसके असरात भी मुल्की मईशत के ऊपर जो है ना वो पड़ रहे हैं। आपको जो है ना वो आउट ऑफ बॉक्स फैसले करने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए आपके पास वो दिमाग नहीं है। इस वक्त जब बरतानिया में माशी तबाही आई थी, उन्होंने सारे काम छोड़ के जो है वो सिविल वर्क शुरू कर दिया था। उसका एडवांटेज ये हुआ था कि वहाँ की जो मुकामी सनतें थी वो खड़ी हो गई थी। पाकिस्तान में 2 साल से सिविल वर्क बंद पड़ा हुआ है, सरकारी सतह पे भी और जो है आपकी जो निजी सेक्टर में, वहाँ भी जो है सिविल वर्क जो है बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। ठीक। और मजीद टैक्सेस लगा के, इसको हम कहते हैं रियल एस्टेट पे टैक्स लगा दो, उसकी वजह से और जो आपकी तामीराती सनत है बिल्कुल जो है बैठ गई। आपकी तामीराती सनत जो है उसमें पंजाब की तकरीबन जो है वो 50-70% जो सनतें हैं वो तामीराती सनत से जुड़ी हुई है। सारा सैनिटरी का सामान, आपका जितना इलेक्ट्रिक का सामान, 90% तामीराती सनतों में पंजाब की इंडस्ट्री से पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होता है। वो जो है बिल्कुल जो है वो बैठ गया है। आप इस वक्त अगर आपको पाकिस्तान को खड़ा करना है तो फौरी तौर पे सिविल वर्क शुरू करें। तामीराती सनत को जो है वो आप गैर मामूली मराद दें, इस चक्कर में नहीं। IMF के कहने पे आपने ये ब्लैक मनी को, दुनिया की तीसरी दुनिया में जो ब्लैक मनी का जो पार्किंग एरिया है वो सबसे बड़ा पार्किंग एरिया रियल एस्टेट ही होती है। वही मैशत को जो आपकी मुकामी इंडस्ट्रीज को जो है वो चलाती है। अब ये कोई बहुत आइडियल बात नहीं है, आप किसी आइडियल माशरे में नहीं, आपने उसी पे जो है पाबंदी लगा दी, उससे लाखों लोगों का जो है वो रोजगार है, हजारों सनतें जो है बिलवास्ता बिलावास्ता जो है उससे जुड़ी हुई है। किसी जगह कोई सड़क नहीं बढ़ रही, कोई मेगा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में इस वक्त कोई मेगा प्रोजेक्ट हो रहा है? भाई मेगा प्रोजेक्ट होगा, वहाँ सीमेंट भी खरीदी जाएगी, वहाँ सरिया भी खरीदा जाएगा, वो तो आपकी मुकामी इंडस्ट्रीज में बनना है। ठीक, लेकिन नहीं कर रहे, कुछ सोचने को इस वक्त कोई तैयारी नहीं है कि आपने क्या प्लानिंग करनी है। बस आज का दिन निकालो, कल की कल देखेंगे। इससे कोई रियासतें नहीं चल सकती। जी। आने वाले दिन जो है ना वो सियासी हवाले से भी और एक आम आदमी के हवाले से भी बहुत खतरनाक हो सकते हैं। खुदा के वास्ते ये गौर करें, फिक्र करें। सही है। इलियास साहब, दिमाग तो हैं, जो फैसल साहब कह रहे हैं इनके पास दिमाग नहीं है, दिमाग तो है लेकिन ये सोचते सिर्फ अपने लिए हैं। इलियास साहब। बिल्कुल जी, इसी तरह जो सूरत हाल है आप देख लें कि क्या बजट में जो हुआ सारा, अब लोगों को पता चलना शुरू हुआ। वफाकी हुकूमत ने अलहदा लोगों से पैसे निकालना शुरू कर दिए जेबों से, और सूबाई हुकूमतों ने अलहदा शुरू कर दिए। आप देख लें पंजाब में 53% उन्होंने जो बजट है उसको जो टारगेट है उससे इन्हांस किया।
तो जाहिर है इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया, पुराने टैक्सों की शरह चेंज कर दी है। इसके असरात क्या होंगे? एक आम आदमी से पहले उसकी सैलरी में, जो तनख्वाहदार तबका, उसकी सैलरी में से टैक्स डिडक्शन ज़्यादा की है, उससे ज़्यादा और डिडक्शन होगी, उसके लिए तो और महंगाई में पिस गया। गवर्नमेंट तो कह रही कि बहुत अच्छा बजट है, गवर्नमेंट साबित तो करे। जिन लोगों की जेबों से कट रहे हैं और बिजली का बिल अब ज़्यादा आ गया, लोग क्या करेंगे? खाना खाएं, क्या बच्चे पालें, कि सिर्फ फीसें और बिजली के बिल दें? इस सूरत हाल में तो बड़ा मुश्किल हो गया। IMF की कंडीशनलिटीज़ हैं जो भी हैं, तो इतनी ज़्यादा तो नहीं करनी चाहिए कि आवाम की चीखें निकल गई हैं। अभी तो बजट के ये देखिएगा 2-3 महीने के जो बिजली के बिल हैं वो इससे ज़्यादा होंगे। कैसे अदा करेंगे लोग? लोगों को देखें जो है, अब देख लें 200 यूनिट भी चलाते हुए डरते हैं लोग, हालांकि 200 यूनिट के बल्ब और पंखे का भी इतने बिल आ जाता है। तो ये सूरत हाल है कि इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके रिव्यू करें, इसका दोबारा जायजा लें और देखें कि इसको मसले को हल करें, वरना लोगों के तो अभी सब की सुन लेंगे। चलन दो जुलाई के महीने में देखें रिव्यू है याद है वो 200 यूनिट वाले को 150 पे ले आएंगे और कहेंगे 151 यूनिट जो है ना 8,000 रुपए में पड़ेगा जाके। रिलीफ की बात पे देखना चाहिए, इस तरह तो नहीं है ना। इस तरह तो और भी जो अभी शराइत हैं, उस जो टैक्स है उसके GDP का 9% था, उसको बढ़ाने के लिए अब कह रहे हैं कि 10-10.5% हो जाएगा। टैक्स की बेस तो कोई नहीं बढ़ी, बेस नहीं, जिन पर टैक्स था उन पर मजीद बोझ लगा दिया। ये लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे? बस ये फिर तो कैश में तनख्वाहें मिलनी इसी तरह है कि ये लोग गिर जाएंगे। कैश में भी नहीं मिलती ना, हमें अगर मिलती होती तो फिर बंदा कर लेता है। होना यही चाहिए ताकि शायद उस वक्त हुकूमत इस्लाहात करने पे मजबूर हो जाए कि जिन पर हम टैक्स लगाते थे अब वो भी निकल गए। गवर्नमेंट इस तरह इस्लाहात नहीं करेगी। गवर्नमेंट ने देखा जो फंसे हुए हैं उनको मजीद फंसाएं। और अभी देखें, अभी और जायजा देख रहे होंगे कि मजीद किन चीज़ों पर लग सकता है। सेल टैक्स की शरह तो बढ़ा दी है। अब तो लगता है आपको चाहिए खुद ही चीजें बताए कि ये रह गई है, इस पे भी लगा तो कोई चीज़ नहीं, एक तनख्वाह भी कट गई और जो जिन चीज़ों पर टैक्स देते थे उनकी शरह भी बढ़ गई। अब लोग कहाँ से करेंगे, कहाँ से देंगे? दाल गोश्त वगैरह तो खाना उनके लिए, दाल खाना मुश्किल हो गया, गोश्त तो ख्वाब हो गया। अब देख लें लोगों की परचेसिंग पावर किधर गई है। आप देख लें बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से कि उनकी जो चीज़ें खरीदते थे लोग, कपड़े बदलते लेते थे चीज़ें, वो सारी ख़त्म हो गई है। अब पेट्रोल की कीमत में फिर बढ़ा दिया, लेवी लगा दी। अब ये नहीं कि 1-2 सिर्फ चंद दिन के दिखाए उनको ईद से पहले, खुशियां दिखा के फिर उनसे छीन लिए, खुशियां दिखा के फिर दुख ही दुख। दो लोगों से कभी खुशी कभी गम, ये तो चलता है ना। तारा राम तो हमारी वजारत आला की एक उम्मीदवार हुआ करती थी जो कहती थी कि 200 यूनिट तक जब आप जाएंगे जमा कराने तो वो मोहर लगेगी, ये पंजाब हुकूमत पहले करा चुकी है। और एक हमारे बिलावल साहब हुआ करते थे, वो 300 यूनिट फ्री दे रहे थे। इनसे जरूर दरखास्त कीजिएगा कि कुछ और कर लें। ये तो भैया आप सर दरखास्त करें, मैं तो सवाल ही उठा साढ़े तो सुनते ही नहीं ना, इसलिए जनाब ने रिक्वेस्ट की थी। क्योंकि ये तो वाकई वक्त है कि अवाम एडे बड़े होते थे बैठे तो आड़ी नहीं सुनते, साड़ी कौन सुनेगा? इंतखाबात से पहले वो बिलावल साहब हो, वो मरियम नवाज साहिबा हो, वो इस वक्त कहाँ पर हैं? क्या उनको अंदाजा है कि उनके खुद अपने दावे उनके सामने हैं? मतलब कहने को तो वो आम आदमी को रिलीफ देने की बातें करते थे, लेकिन आम आदमी के लिए उन्होंने मुश्किलात पैदा कर दी। बहरहाल बुनियादी सवाल कि हुकूमती तरजीहात में अवाम क्या एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, राय आपने जानी एक्सपर्ट्स की। क्विकली ब्रेक से वापस आ रहे हैं। दूसरा बड़ा सवाल, PTI में धड़ेबंदी, रहनुमा अपने ग्रुप चलाने लगे। हम सवाल ये रख रहे हैं कि मौजूदा क़यादत पर जो तनकीद हो रही है, फवाद चौधरी साहब का ये मौक़िफ़ क्या दुरुस्त है? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। आज सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ गैर आइनी किया तो बिल्कुल उड़ा देंगे। इलेक्शन कमीशन कोई गैर आइनी काम करे तो अदालत मुदाखलत कर सकती है। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि गुज़श्ता इंतखाबात में BAP को खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तें कैसे दी गई थी। इलेक्शन कमीशन एक मामले पर 2 मुख्तलिफ मौक़िफ़ कैसे ले सकता है? चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं जजेस की ऑब्जर्वेशन से वो पुरुमीद हैं, मखसूस नशिस्तें वो ये कहते हैं कि हमें मिलेंगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, PTI धड़ेबंदी का शिकार नजर आती है। उमर अयूब के बाद जुनेद अकबर ने भी पार्टी की कोर कमेटी से इस्तीफा दे दिया। रहनुमा अपने ग्रुप चला रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू की उमर अयूब ने कहा कि मसरूफियात के बायस जनरल सेक्रेटरी PTI के ओहदे से इस्तीफा दिया था। उमर अयूब की तरफ से सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से दिए गए इस्तीफे को तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी इजलास में मुस्तरद किया गया और बानी PTI से अपने फैसले पर नजरसानी करते हुए उमर अयूब का इस्तीफा मंजूर ना करने का मुतालबा किया गया है। साबिक वफाकी वजीर और साबिक रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी, उन्होंने
मौजूदा तहरीक इंसाफ की क़यादत पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि उनके होते हुए बानी पीटीआई की रिहाई नामुमकिन है। उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई ग्रैंड अलायंस के बगैर हुकूमत को टक्कर नहीं दे सकती। चौधरी परवेज़ इलाही, शाह महमूद कुरैशी, असद कैसर पार्टी को बेहतर चला सकते हैं। दूसरी तरफ बानी पीटीआई ने पार्टी छोड़ने वाले रहनुमाओं की वापसी रोक दी है और ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई की हिदायत पर कायम 7 रुकनी कमेटी पार्टी छोड़ने वाले रहनुमाओं की जो वापसी है उसका फैसला करेगी। इसी मुनासबात अयाज साहब आपसे आगाज़ कर रही हूँ, मौजूदा क़यादत पर तनकीद और फवाद चौधरी साहब जिस तरह कह रहे हैं शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज़ इलाही, असद कैसर पार्टी को बेहतर चला सकते हैं, तो आपके ख्याल में ये बयानात उनके दुरुस्त हैं? देखिए, एक चीज़ तो तयशुदा है कि ये जो मौजूदा लॉट है पीटीए की, जो हमें असेंबलियों में नज़र आ रही है, वो मतलब वकला ज़्यादा है उसमें, पॉलिटिकल लोग कम हैं। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं, और यकीनन पॉलिटिकल लोग बेहतर फैसला किया करते हैं। अब ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने उस वक्त फैसला किया कि वकला को ज़्यादा टिकट दे दिए जाएं, उनके पास कोई हिकमत अमली होगी और जिसके तहत उन्होंने ये काम किया, हो गया, ठीक है। लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि वो जब ये जो बैठे हुए हैं लोग, इन पे जब इल्ज़ाम लगता है कि ये नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बाहर आए, क्योंकि उसके बाद इनकी दुकान बंद हो जाएगी, ये कोई चेयरमैन बना हुआ है, कोई ऑपोजिशन लड़ रहा है, कोई कुछ है, तो इनमें वो हिकमत अमली तो मुझे नजर नहीं आती। पॉलिटिकल लोग चाहे वो उस पर जो मर्जी आप इल्जाम लगाएं कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, उनके खिलाफ हैं, किसी का किसी से राब्ता नहीं है, लेकिन जब उन्होंने फैसले करने होते हैं पॉलिटिकल, तो वो बेहतर फैसले करते हैं। वो इस तरह के लोग नहीं कर सकते वो फैसले। इस हवाले से मुझे बात ठीक लगती है जो वो कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब। जी आमिर साहब। फवाद चौधरी साहब काबिल तर्स हालत में हैं। अयाज साहब भूल गए कि चौधरी परवेज़ इलाही ने क्या कहा था कि एने बनवाइए तोड़वाइए असेंबली। चौधरी फवाद चौधरी ने, ये पॉलिटिकल लोग थे, ये फैसले करा रहे थे, ठीक है। ये सारे एक जैसे हैं। जैसे वो उसने कहा ना कि जनाब मुझे कह रहे थे जब ISI कहेगी तो तब मैं आऊँगा, फवाद चौधरी ने जवाब दिया एक दूसरे पे। ये सब चूँकि अब तितर बितर हुए पड़े हैं, इनको समझ नहीं आ रही। शेख रशीद साहब की हालत ही देख लें, सब रांदे दरगाह हैं गेट नंबर 4 से समेत उनके लीडर के तवक्को तो सबको वहीं से है ना। या तो ये बताए ना कि जी पॉलिटिकल ही खेलना है और अपनी पॉलिटिकल टीम माफी शाफी, ये इमरान खान का बिल्कुल फैसला होगा और वही चलेगा। इस पे कोई दूसरी राय नहीं है कि किसको वापस लेना है और किसको जीरो करना है। वही हीरो वही जीरो। शेर अफजल मरवत आगे बढ़े थे, इमरान खान ने जीरो कर दिया। आप देखें कि जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जो शायद कल फैसला महफूज हो जाए या आ जाए, क्योंकि कल अटॉर्नी जनरल ने खत्म करने हैं और फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने उसमें जवाबुल जवाब करना है। आज मैं मजे की बात वो थी जो जब फजलुर रहमान साहब ने जो बात हम कल परसों से भी कह रहे थे कि भाई ये एक तरफ उसमें हदिये में दी गई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी लेने के लिए बैठे हैं कि सरकार दे दे हदिये में, हम अपोजिशन में रहें और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हमें मिल जाए, और पीटीआई के साथ भी हमने बैठना है, हमारी मर्जी की कमेटी बनाए। वो कमेटी भी 5 रुकनी बन गई। तो आज जब इलेक्शन कमीशन के वकील के जो दलाइल थे वो कामरान मुर्तजा सेनेटर ने, जो JUI के वकील हैं, उन्होंने अपना लिए, तो चीफ साहब ने कहा जरा जोर से बोले। मंदू खेल साहब पूछे और मुनीब अख्तर साहब ने कमाल किया कि भाई कल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी वो इंतखाबात के बारे में, यानी वो मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस को जज साहिबान जो कहते हैं हम तो बड़ा पढ़ रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे। वो अल्लाह का बंदे हो, फैसला दे और पूरी कौम को लटकाया हुआ है, चीजें निकालो और आम आदमी के केस मुकाओ। असल मसला ये बन गया है, जितनी पॉलिटिकल एलीट है और आज के नहीं सब के लिए है, 2.5 लाख 50 लाख जितने भी केसेस हैं भाई मुकाओ। ये काम है आपके करने का। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने में बैठ गए हैं भाई, क्या कर रहे हैं? बुरी बात है, बुरी बात है। फैसल साहब बहुत बुरी बात। टाइम कम है। ये जो बात है ना कि तहरीक इंसाफ में बहुत सारे ग्रुप बन गए और जो तहरीक इंसाफ में बाहर जो लोग हैं वो सियासी नहीं आप जाती कर रहे हैं यार, उनको जो फैसले ठीक कर रहे हैं वो जो केस सुन रहे हैं, सानवी इशू है। जी बिल्कुल। तहरीक इंसाफ जो है सिर्फ इमरान खान का नाम है और इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान पे जो है वो खत्म हो जाती है। कोई ग्रुप नहीं बना, कोई ग्रुप बन भी गया तो उससे तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो इमरान खान के नाम से जुड़ी भी है। बाकी जो बाहर आगे पीछे लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, वो तो आपस में लड़ रहे हैं। उनका भी जो बुनियादी मतमे नजर है वो यही है कि उनका जो है इमरान खान की उनके ऊपर आशीर्वाद रहे। बहरहाल इस वक्त तो एक तयशुदा बात है कि इस वक्त जो मुल्क के सियासी मसाइल हैं या माशी मसाइल हैं, उनका वाहिद हल जो है आपको इस मुल्क से सियासी अफरा तफरी खत्म करनी पड़ेगी। अब ये
उस सियासी अफरा तफरी खत्म करने की जो चाबी है खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से वो इस वक्त जो है वो इमरान खान के हाथ में। आपको चाबी उनसे लेके लेकिन मैंने एक फिक्रा कहना है इलियास साहब से आगे नहीं, जी वो चीजें आपकी आगे नहीं बढ़ पा रही। इस चीज को समझे, मतलब इसमें किसी एक इंसान का नुकसान नहीं हो रहा, इसमें पूरी कौम का 24 करोड़ लोगों का नुकसान हो रहा है। चले आमिर साहब क्विकली मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। बस मैंने वो अयाज साहब बात कर रहे थे ना, तो मैंने पंजाब की तर्जुमान जो हैं अज़मा बुखारी, उनको एक मैसेज किया तो उनका जवाब आया है वो जो 100 यूनिट तक सोलर फ्री देना है। तो उन्होंने कहा है कि चंद दिन में डिटेल्स आ रही हैं, 84 लाख सार्फिन हैं जो पंजाब के 100 यूनिट तक यूज़ करते हैं, उनको वो सोलर देने जा रही है पंजाब गवर्नमेंट। हम भी वेट करेंगे जो उनका जवाब आए। देखते हैं फिर जी। क्विकली ब्रेक, वापस आएंगे। नवीद साहब इलियास साहब का टेक लेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। इलियास साहब आपको क्या लगता है फवाद चौधरी साहब का बयान दुरुस्त है? देखिए, फवाद चौधरी साहब का एक अपना है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। उन्होंने पार्टी छोड़ी, फिर पार्टी ज्वाइन कर ली। अभी पता नहीं उनकी सही तरह पार्टी को ज्वाइन कर पाए कि नहीं। पार्टी की जो मकबूलियत है वो उस तरह ही है बिल्कुल। अभी देख लें सारे जो हैं उनका वोट बैंक जो भी है जिस तरह है वो उसी तरह है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता पार्टी में कितने लोग आए कितने लोग गए। वो ठीक है, पार्टी के जो है एक ही है, उनका जो बानी जो चेयरमैन है उसको ही सारे लोग बिल्कुल करते हैं। अब उसको जो जिसको नॉमिनेट करते हैं उसके साथ वो हो जाते हैं। जो वो हर कोई उसको अपनी पार्टी की सर्वाइवल के लिए, उनकी रिहाई के लिए लगा हुआ। अब ये है बिल्कुल, इसमें ज़्यादातर वकला हैं, वकला अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, उनके अपने धड़े हैं। इस तरह जो पॉलिटिशियंस वगैरह हैं वो दूसरों को नहीं पसंद करते। जाहिर है पार्टी में ये पहले भी चल रहा था, अब भी चल रहा है, लेकिन इससे वो कोई फ़र्क नहीं पड़ा पार्टी की मकबूलियत। जी नवीद साहब। अच्छा दुआ, देखिए मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को जो जेल में रखा हुआ है तो वो एक स्ट्रैटेजी के तौर पे रखा हुआ है, और स्ट्रैटेजी इसका बरमला इजहार मेरे ख्याल में उस दिन राना सनाउल्लाह साहब ने कर दिया। उन्होंने जो कहा कि हुकूमत की कोशिश होगी कि जब तक हो सके इमरान खान साहब को जो है वो जेल में रखा जाए, और जेल में रखने का वायद जो है वो स्ट्रैटेजी ये है कि उनकी पार्टी को जो है वो इंतशार का शिकार किया जाए, जिस तरह से इलेक्शन से पहले किया गया था। इलेक्शन से पहले पीटीआई मेरे ख्याल में वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतनी सीटें उन्हें मिल जाएंगी। जो प्री इलेक्शन उनके साथ जो कुछ हुआ, उनकी पार्टी के साथ जो कुछ हुआ, उनके रहनुमाओं के साथ जो कुछ हुआ, और उसके बावजूद जो है वो इलेक्शन में इतनी सीटें वो लेके आ गई। तो अब जो सिंस पीटीआई खुद नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी, तो इस वजह से अंदर कन्फ्यूजन जो है वो पैदा हुई, और वो कन्फ्यूजन पैदा हुई। लेकिन अब गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी ये है कि उसी कन्फ्यूजन को फर्दर जो है वो बढ़ाया जाए, ताकि इमरान खान साहब को जेल के अंदर रखे, क्योंकि पार्टी को अगर कोई चला सकता है तो वो इमरान खान साहब ही चला सकते हैं। क्योंकि पीटीआई आपको पॉइंट आ गया, खत्म हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।